क्या एनडीए के सहयोगी दल विपक्ष जैसा बर्ताव करेंगे? क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए फैसले लेने में मुश्किलें पेश आएंगी? क्या मोदी सरकार की तीसरी पारी गठबंधन धर्म में जकड़ जाएगी? नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा शो, देश का पसंदीदा डिबेट शो। सबका हिसाब होगा। सरकार गठन हुआ नहीं है कि डिमांड्स आने लगी हैं। मोदी सरकार पिछले 10 साल में डंके की चोट पर फैसला लेने के लिए दुनिया भर में जानी जाती रही। मोदी विकसित भारत के लिए कड़े फैसले के पक्षधर रहे हैं और ये 10 साल उनका शासनकाल इसका प्रमाण है। और इन्हीं फैसलों की वजह से वो विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। और आज विपक्ष का परिवार, विपक्ष का कुनबा, इंडिया अलायंस इतना बड़ा हुआ है सिर्फ मोदी की वजह से। लेकिन मोदी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। लेकिन तीसरे टर्म में हालात बदले नजर आ रहे हैं। बहुमत से दूर बीजेपी के लिए गठबंधन की शर्तों को पूरा करना होगा, शर्तों के गठबंधन से जूझना होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स का ट्रेलर भी आज देखा जब जेडीयू ने अग्निवीर योजना और यूनिफॉर्म सिविल कोड की समीक्षा की बात कह दी। बयान जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की तरफ से आया, जिसके बाद विरोधी दल हमले करने लगे। तो क्या विपक्ष की तरह साथी दल आने वाले दिनों में सरकार पर प्रेशर डालेंगे? क्या सरकारी योजनाओं पर अब एनडीए की बैठक के बाद ही फैसला हो पाएगा? अभी मंत्रालय बंटवारे को लेकर बातचीत होनी है। अभी तो सिर्फ समर्थन पत्र दिया गया है। पोर्टफोलियो को लेकर माथापच्ची बाकी है। ऐसे में अग्निवीर और यूसीसी पर सवाल उठाकर क्या जेडीयू ने प्रेशर बढ़ाया है ताकि उसकी मांगों पर विचार किया जा सके? अगर सरकार ने इन मांगों पर विचार नहीं किया तो नीतीश बाबू का अगला कदम क्या होगा? देश उनके सियासी फितरत से भली भांति वाकिफ है। तो क्या मोदी के तीसरे टर्म में अब शर्तों का गठबंधन रहेगा? इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन सबसे पहले आपको सवाल बताते हैं। अग्निवीर पर सवाल, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का ट्रेलर है? दूसरा सवाल, सहयोगी से तालमेल क्या मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी? तीसरा सवाल, साथी दलों के दबाव से क्या फैसले लेने में अगले 5 साल दिक्कत आएगी? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी डिबेट। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट हैं। राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। जिसका अंदेशा था वही हुआ। बहुमत से दूरी कहीं बीजेपी की मजबूरी का सबब न बन जाए। इसका ट्रेलर दिखना शुरू भी हो गया है। दोस्तों का साथ तभी मिल पाएगा जब फैसलों में उनकी बात मानी जाएगी। मतलब गठबंधन की शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सहयोगी दल जेडीयू ने पीएम मोदी की ड्रीम स्कीम अग्निवीर में सुधार का सुझाव देना शुरू कर दिया है। वही अग्निवीर जिसे बंद करने की मांग विपक्षी दल शुरू से कर रहे हैं। सुनिए नीतीश की पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर को लेकर सहयोगी दल ने सवाल उठाया तो बीजेपी विचार करने की बात भी कह रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम ने भी यही बात दोहराई है। इंडिया के अलायंस पार्टनर है जेडीयू, अग्निवीर पे समीक्षा की बात कर रहे हैं और यूसीसी पे भी।
देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बातचीत का दबाव बनाया जा रहा है। सेना में 4 साल की भर्ती वाली अग्निवीर योजना को लेकर पीएम पर विपक्ष निशाना साधता रहता है, तो समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोर एजेंडा है जो विवादों में ही रहता है। ऐसे में सहयोगी दल जेडीयू ने सवाल उठाकर विपक्ष को हमले का एक और मौका दे दिया है। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट और लोग समझते हैं कि इसका, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। तो दयालु भगवान को सोचना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान जी सब लोगों के विचारों के साथ ही आगे बढ़े। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए। सहयोगी दलों ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गठन की तारीख भी ठीक से नहीं आई है और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों के साथ कैसे बनेगी बात? क्या आने वाले दिनों में प्रेशर पॉलिटिक्स और बढ़ेगी? क्या सरकार में रहकर भी सहयोगी दल विपक्ष की तरह बर्ताव करेंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज लाल मनु नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय हंस प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है आज की डिबेट में, और सभी दर्शकों का भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। सबसे पहले मनोज लाल मनु जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा करेक्शन है, अनिरुद्ध जी के पास सबसे पहले जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी सरकार के 10 साल के रिजीम को अगर आप देखेंगे, आप तो खैर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो पिछले 10 साल में पूरा देश ये जानता है कि नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले के लिए जाने जाते रहे, चाहे वो नोटबंदी जैसा फैसला रहा हो, जीएसटी जैसा फैसला रहा हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल को फ्री करने वाला फैसला रहा हो, चाहे अग्निवीर वाला फैसला रहा हो, तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह थी बीजेपी को फुल मेजॉरिटी। लेकिन आज की तारीख में अब गठबंधन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होगा। अब केसी त्यागी के बयान से मायने निकाले जा रहे हैं, अब विपक्ष भी अभी अग्निवीर और बाकी योजनाओं की बात करने लग गया है। तो क्या अगले 5 साल यूसीसी, सीए, एनआरसी, अग्निवीर, ये तमाम चीजें ठंडी बस्ती में डाल दिए जाएंगे, इन पर कोई फैसला नहीं होगा, बीजेपी का कोर एजेंडा अब जो है उस पर बातचीत नहीं की जाएगी? क्या होने वाला है रुचि, जरा बताइए दर्शकों को। एक जी 2014 से जितने भी फैसले हुए जी, वो एनडीए के घटक दलों से राय मशवरा करके, बातचीत करके, समीक्षा करके ये सब फैसले होते रहे हैं। जरूरत पड़ने पर एनडीए घटक दलों से, जो भी अपने मित्र दल हैं, उनसे आपस में, कोई ऐसा तो नहीं एनडीए की गवर्नमेंट है, लीड मोदी जी कर रहे हैं, उनके आपस में बातचीत करके, उनके सोच समझ के, उनके राय मशवरा करके ही सारे फैसले होते रहे हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे घटक दल इतने प्रिय हैं कि लंबे समय से हमारे साथ में रहे, हमारे हर फैसले में साथ खड़े रहे, वो हमको छोड़कर तो गए नहीं। तो जाहिर सी बात, अगर कोई किसी बात पे कहता, चूंकि टीवी डिबेट में या मैं बाहर जाके क्या बोलता हूं इस पे नहीं, जो बड़े नेता हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, जब आपस में बैठते होंगे तो इस बात पे चर्चा करेंगे। अभी सरकार का गठन होगा, गठन होने के बाद मंत्रिपद का शपथ होगा, विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर जिन फैसलों पे होगा आपस में सब लोग समझौता करके, बातचीत करके ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रीपोल अलायंस हुआ है, प्रीपोल अलायंस में काफी कुछ एजेंडे, काफी कुछ प्रोग्राम्स आपस में डिस्कस किए गए होंगे, लीडरशिप तय की गई,
तो उस आधार पर चुनाव लड़ा गया। तो इसमें कोई संशय नहीं, 5 साल तक स्थिर सरकार रहेगी, मजबूत सरकार रहेगी, और हमारे जो घटक दल है आपस में परिवार के तरीके से हैं, एक दूसरे की बात सुनना जानते, एक दूसरे की बात सहना जानते। लंबे टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं। जेडीयू तो फाउंडर में से रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो फाउंडिंग मेंबर में से रहे एनडीए के, तेलुगु देशम पार्टी फाउंडिंग मेंबर में से रहे हैं, तो इसमें कोई संशय ही नहीं है। नहीं, आंध्रा में 4% मुसलमानों के आरक्षण की बात हो, जो टीडीपी जिस मुद्दे को उठाती रही है। मैंने सीए, यूसीसी और एनआरसी की बातचीत की। क्या सीए और एनआरसी के ऊपर अब आप लोग अमल करेंगे? आप सेंटर में आप इसको लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर खुल के बात कीजिए अनिरुद्ध जी। विवेक जी, मैं वही कह रहा हूं कि जब परिवार के 4 सदस्य बैठते हैं, आपस में समझौता किया जाता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में जब बैठते हैं लोग तो बात करते हैं कि शाम को डिनर में क्या बनेगा, सब लोगों की राय ली जाती है। तो उसी तरह जब प्री पोल अलायंस हुआ तो सारे बड़े लीडर आपस में मिले, बैठे, उन्होंने एक एजेंडा तय किया कि हम इसी एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, आगे जाएंगे। फिर जब सरकार का गठन हो रहा है तो उसमें जो एजेंडा है, जो उसमें एक सामूहिक निर्णय के साथ बनेगा, मान ले किसी योजना चल रही है उसकी समीक्षा करने की बात आएगी तो वो भी किया जाएगा। तो ये तो सब आपसी समझौते सारी चीजें उसमें। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। 2014 से प्रेम कुमार जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। 2014 से एनडीए की सरकार चल रही थी ना, एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ रहा था सब। भाई विवेक जी, एक चीज बता दीजिए, राज्यसभा में हमारा बहुमत कई बार नहीं था जब 370 पास हुआ, ठीक है, जब वहां से हटाया गया तो जाहिर सी बात बहुमत तो वहां नहीं था, लेकिन वहां पे हटा। तो आपसी समझौते के साथ में आपसी बातचीत करके सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। एनडीए परिवार है, मतलब ये कह रहे हैं आप? एनडीए परिवार है भाई, सब लोग चिल्ला रहे थे ये नीतीश जी वहां जाएंगे, तेलुगु देशम पार्टी जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन नीतीश जी ने भी स्पष्ट कर दिया, तेलुगु देशम पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, जयंत जी ने स्पष्ट कर दिया, चिराग जी ने स्पष्ट कर दिया, सबको इंडी गठबंधन को मुंह की खानी पड़ गई। एनडीए का कन्वीनर कौन रहा है पिछले 10 साल में? हमारे भाई एनडीए का कन्वीनर कोई न कोई समय पे तो रहता रहा, उसमें कोई संशय और प्रश्न तो रहा नहीं है, लेकिन ये कहना है कि कहीं न कहीं बैठक होती रही। भाई अब जरूरत समय सारी चीजें रहती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को घमंड होता तो 272 जब उनका आया था 2014 में कहते थे भाई एनडीए का साथी को मंत्री नहीं बनाएंगे। आपने कहा कि पिछले तब तो जरूरत नहीं था, और पिछले 10 साल में जो भी कामकाज किए गए अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से किए गए, बीजेपी लेड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किए गए। मैंने आपसे एक साधारण सा सवाल पूछा, एनडीए का कन्वीनर पिछले 10 साल में कौन रहा है? 2014 से लेकर 2024 तक एनडीए का कन्वीनर कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। मैं कह रहा हूं ये लोग तो हमारे साथ में अपोजिशन में बैठे रहे, नहीं तो ये लोग सरकार में नहीं चले जाते 2004 से 2014 तक। ये लोग अपोजिशन में भी चले जा सकते थे, तो ऐसा नहीं, ये लोग हमारे साथ ही रहे कि जब हम 2004 से जो 2014 तक अपोजिशन में थे, ये नीतीश जी ये सब लोग हमारे साथ ही थे। तो ऐसा नहीं, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जमाने से, अटल जी के जमाने से एनडीए है, ये आज का नहीं है कि आज ही बन गया है। 20 साल पुराना तो सामूहिक निर्णय, 25 साल पुराना गठबंधन है। अरे तो अटल जी के जमाने का 25 साल 1990 वाला थोड़ा मामला का 1999 में फॉर्म हुआ था जी। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं एनडीए परिवार की तरह चलेगी, सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके तो लीडर भी नहीं, ममता बनर्जी नहीं आई, उद्धव जी नहीं आए, आपके संपर्क में है क्या? जहां बड़े नेता बैठ रहे नहीं, संपर्क राजनीति में संभावनाओं का खेल है। डीएमके ने भी सपोर्ट किया हुआ था एनडीए गवर्नमेंट को, ममता जी भी सपोर्ट कर सकती हैं, मतलब की हुई थी, और उसके बाद में उद्धव जी तो साथ ही में थे। तो ऐसा नहीं, ममता जी सपोर्ट कर सकती हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं ब्रेकिंग चला दूंगा अभी 2 मिनट में, नहीं, आप अगर कंफर्म कीजिएगा। अरे बाबा, मैंने ये नहीं कहा, अरे नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सपोर्ट किया हुआ था जी। ठीक है आपने कहा पहले सपोर्ट था, हाँ, जब वो रेल मिनिस्टर हुआ करती थी वाजपेयी गवर्नमेंट में जी। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रेम कुमार जी बहुत धैर्य से आपको सुन रहे हैं, बाकी नेता भी, बाकी प्रवक्ता भी बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। मैं इससे पहले जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके पास जा रहा हूं, विजय हंस जी। विजय हंस जी, आपने भी सरकार चलाई यूपीए की 10 साल, 2004 से लेकर 2014 तक, लेकिन आपकी सीटें 240 नहीं थी, लेकिन सरकार ने अपना कार्यकाल मजबूती से पूरा किया। लेकिन दिक्कतें आपको भी आती थी, जब आपने अमेरिका से एटॉमिक एनर्जी डील की तो लेफ्ट ने गठबंधन से अपनी समर्थन को वापस ले लिया।
तो आपको लगता है कि गठबंधन सरकार चलाने में चुनौतियां रहती हैं और ये सरकार भी चलेगी लेकिन चुनौतियां आएंगी, जैसे आप लोगों के सामने आए, लेकिन आप लोग तो 240 तक भी नहीं पहुंच पाए थे, फिर भी आप लोगों ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया यूपीए के तहत। विजय जी, 2004 में हमारी इफ आई रिमेम्बर 145 सीट्स थी कांग्रेस जी की। बिल्कुल। 2004 में सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। हाँ। और सक्सेसफुली सरदार मनमोहन सिंह जी ने 10 साल लगातार प्रगति के साथ इंडिया को आगे ले जाते हुए हर किसी की भलाई की, वेलफेयर स्टेट की एक सरकार अच्छे से चलाई थी और हमें वो आता है। मुझे प्रधानमंत्री मोदी की एक कमी है कि उन्होंने जितनी भी देर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या जितनी भी देर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो सिंगल बीजेपी की गवर्नमेंट के ही हेड रहे हैं। उन्होंने कभी कॉलिजन गवर्नमेंट चलाई ही नहीं है। अभी भी बीजेपी प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे थे कि 2014 से 24 तक एनडीए का कन्वीनर कौन था, कोई था ही नहीं, कभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई 10 साल। और ये कह रहे थे सब साथ लेके फैसला करते थे। रात को 8 बजे मोदी को याद आता है कि मुझे डिमोनेटाइजेशन करना है और एकदम से डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जीएसटी कर देते हैं, अग्निवीर ले आते हैं। कभी कोई गठबंधन का पार्टी का हेड लीडर तो वहां था ही नहीं इन फैसलों में। कभी किसी के आपने मीटिंग की कोई न्यूज चलाई, कभी देखी आपने कि किसी मीटिंग में ये फैसला हुआ और बाद में जाके इसको सरकार ने लागू किया हो? जी। ये पूरी हिटलरशाही से अन्याय की सरकार चलाई गई थी। और अब हमें थोड़ी ये आश्वस्त हैं कि कम से कम एक वेलफेयर स्टेट के मुद्दे उठेंगे, जो अग्निवीर वाला मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा है, और जो लोगों की भलाई के, गरीबों के कास्ट सेंसस का मुद्दा है। नीतीश जी की पार्टी के त्यागी जी ने ये चीज उठाई है कि कास्ट सेंसस पहले बिहार ने ही ये शुरुआत करी है और अब पूरे इंडिया में होगा। तो ये हमारी मेन मैनिफेस्टो में यही तो हमारी चीजें थी। ये आपको 543 में से 100 सीटें मिली हैं बस विजय जी। जी, वो भी 2019 से डबल हैं, ये मानने वाली बात है, लेकिन 543 में 120 से भी कम का रेशियो है सर। जी, तो कैसे कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? हमारा इंडिया अलायंस सरकार से इलेक्शन से बहुत पहले बन चुका था, जो एक आपके अलायंस को लेकर कर रहा है कि हमने। विजय जी, आपके अलायंस में जितनी सीटें नहीं है, अकेले बीजेपी की सीटें। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? अलायंस में तो अभी अगर हम 100 लोग भी हैं, अगर आप वो इंडिया अलायंस वाले सेम हर चीज पे साथ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने अभी स्टेटमेंट दी है इन मुद्दों में, जो आप इस डिस्कशन का पार्ट हैं इस डिबेट में, उन्हीं मुद्दों पे तो अभी अखिलेश जी ने अभी स्टेटमेंट दी है। डीएमके भी इसी बात पे बोलेंगे, पवार जी की पार्टी भी बोलेगी, उद्धव जी की भी पार्टी बोलेगी। अग्निवीर एक देश के हर स्टेट के नौजवान का मुद्दा है। 4 साल की एक टेम्परेरी नौकरी देके आप नौजवानों को घर पे नहीं बिठा पाएंगे ना। ठीक है, आप लोग कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर काम करेंगे और अब आप लोगों के मुद्दे सुने जाएंगे, ये आप लोग कह रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपके पास वापस आ रहा हूं मैं। मनोज लाल मनु, जेडीयू प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, चूंकि जेडीयू अलायंस में है इसलिए मनोज जी के पास में जा रहा हूं। मनोज जी, क्या जेडीयू ने रुख साफ करना शुरू कर दिया है या एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो आप लोगों के बयान अभी सुनने को मिल रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में अग्निवीर या बाकी योजनाओं के बारे में गठबंधन के जो नेता हैं वो बयान कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, जिस सवाल को आज बातों बातों में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने उठाया है, उस सवाल पर तो हम पूर्व से ही बोले जा रहे हैं। पहले भी यूसीसी के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधि विभाग को भी पत्र लिखा था कि सभी राज्यों से आप राय लीजिए। जातीय जनगणना का जहां सवाल है तो हमारी मांग पहले भी है और भारतीय जनता पार्टी भी हमारी मांग को उस समय भी समर्थन की जब हम उनके साथ नहीं, मैं एक पर्टिकुलरली मनोज जी, आपने मेरे सवाल को समझा नहीं। मैं पर्टिकुलरली किसी मांग को लेकर या किसी डिमांड को लेकर या किसी योजना को लेकर बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि गठबंधन में क्या एक तरह से आप लोग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अगले 5 साल में? क्या इसी तरह से तल्ख और सख्त इरादों के साथ आप लोग गठबंधन में रहेंगे? देखिए, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की बात सवाल कहाँ उठ रहा है यहाँ? कोई थोड़े, आप मान लीजिए आप मीडिया के जो चल रहा हो उस पर अगर आप बोल रहे हो तो ये अलग बात है, लेकिन पार्टी के किसी नेताओं ने कोई बहुत बड़ी बात कर दी हो
कि आप अग्निवीर को समीक्षा नहीं कीजिएगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम सरकार में नहीं जाएंगे। ऐसा तो कहीं से कोई बातचीत है ही नहीं। और अग्निवीर के जो मामला आज सामने आ रहा है, इस पर तो हमारे जो वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी एक समय कहा था और हम लोग शुरू से कह रहे थे, इसमें कहीं से कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का सवाल ही नहीं है। हम उस समय भी एनडीए की सरकार में थे जब उनकी संख्या बहुत कम होती थी हम लोगों की। 2 बार हमारा सरकार गिरा भी है एनडीए का, माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में। उसके बाद जाके वो सरकार पूरे इसके साथ आई है और कहीं कोई हम लोगों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ, किसी मुद्दे पर नहीं हुआ। हम काम करने के लिए आए हुए हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम कैसे हमारा वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? अबे उस पर भी तो हम लोग जिस समय घोषणा हुआ और हम लोग उस समय नहीं थे, उस समय भी हम लोगों ने सपोर्ट किया था कि ये है, तो उस पर तो आज त्यागी जी ने भी कह दिया कि हम समर्थन में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब चीज जो है वो कुछ तो जी ऐसी कोई बात नहीं है। मनोज लाल मनु जी कह रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, फराज जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, ये तो कयासों का बाजार लग रहा है जिस तरह से मनोज लाल जी कह रहे हैं। मनोज जी साफ कह रहे हैं ऐसे कोई प्रेशर वाली बात ही नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही है। अब उन्होंने किसी ने सवाल पूछा हो तो उन्होंने अपना स्टैंड बताया और जेडीयू का पुराना स्टैंड था। देखिए, जो बात मनोज जी कह रहे हैं वो बात केसी त्यागी से जो कह रहे हैं, दोनों में फर्क है। आखिर केसी त्यागी जी को अग्निवीर की बात बोलनी क्यों पड़ रही है? इसलिए कि जनता पसंद नहीं कर रही अग्निवीर को। अब ये बात नई नहीं है, फिर भी नए तरीके, नई परिस्थिति में तो है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तब बोल रहे थे, और आज जब सरकार बना रहे हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। इसको बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? जाहिर बात है कि एक प्रेशर ही तो है। अगर आप कहते हैं कोई प्रेशर नहीं है तो जाइए समर्थन कीजिए, बनाइए सरकार। इन सब मुद्दों को क्यों उछाल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो बात जाहिर है कि जनता ने एक ऐसा अलायंस सरकार बनाने का जनादेश दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी, अंकुश लगाना पड़ेगा। और अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जेडीयू को भी निभानी है, चंद्रबाबू नायडू को भी निभानी है और दूसरों को भी निभानी है। और इस जिम्मेदारी से ये बच नहीं सकते, और इसी जिम्मेदारी के कारण केसी त्यागी जी को बोलना पड़ रहा है। इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, इसको मानना पड़ेगा। मनोज जी नहीं मान रहे हैं लेकिन मानना होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं इस पर फराज किदवई जी और रोहित अग्रवाल जी का रिएक्शन चाहूंगा। फराज किदवई जी। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, विवेक जी, जो इंडिया अलायंस का जो आज स्वरूप है उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। शायद या मैं सुन नहीं पाया हूं कि आपने कहा नहीं, मैंने ऐसे ही कहा था। मैंने कहा था कि मोदी को रोकने के लिए, मोदी का विरोध करने के लिए इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ और इंडिया अलायंस का आकार भी बड़ा हुआ। अच्छा, मुझे लगा कि आपने कहा कि मोदी साहब की वजह से इंडिया अलायंस जो है वो आज इस फॉर्मेट पे है। तो खैर, अगर उनकी वजह से नहीं है तब तो फिर उसका कोई जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बात कर रहे थे कोalition गवर्नमेंट की और बोल रहे थे कि ये हमारा परिवार है। देखिए, जो कोalition पॉलिटिक्स शुरू हुई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में एक सरकार बनाई और एक अच्छी कोalition गवर्नमेंट चली। हालांकि परफॉर्मेंस उस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कोalition ठीक ठाक चला। अब 2024 में प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस कोalition गवर्नमेंट को मजबूरी में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं कि ये हमारा परिवार है, लेकिन ये वही परिवार है जिसका परिवार नियोजन इन्होंने कर दिया था और जनता दल यूनाइटेड से इनका झगड़ा हो गया था। शिरोमणि अकाली दल इनके परिवार नियोजन के तहत बाहर चला गया था। शिवसेना को इन्होंने खाली बाहर नहीं किया बल्कि उसको तोड़ा। रामविलास पासवान जी की खाली सिर्फ पार्टी को नहीं तोड़ा बल्कि उनके परिवार को भी तोड़ा। तो किस तरह से ये कोalition गवर्नमेंट खासकर मोदी साहब चलाते हैं वो पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने देखा है। देखिए, फर्क है 1999 और 2024। 1999 में कोalition गवर्नमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो इस देश के बहुत बड़े नेता थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2024 में जो नेतृत्व इस सरकार का करेंगे वो नेता नहीं, वो शहंशाह करेंगे। तो शहंशाह जो है वो कोalition गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मुझे नहीं लगता है कि चला पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी कि अग्निवीर की बात हो रही थी, कास्ट सेंसस की बात हो रही थी। देखिए, ये बहुत ही बेमेल गठबंधन है,
क्योंकि इसमें विचारधारा ही नहीं मैच कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा इलेक्शन, अगर आप पूरे इलेक्शन की कैंपेन देखिएगा विवेक जी, तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे कि आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपका आरक्षण को लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मीट, मछली, मुर्गा और मुजरा। तो अब कहने की बात यह है कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में, आपको यहाँ पे टीडीपी के प्रवक्ता को भी बैठाना चाहिए था कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी मुसलमानों को आरक्षण देगी कि नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, और अगर देगी तो भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या स्टैंड है। तो इस कोलेशन का, इस ये सवाल में फराज जी, शायद आपने सुना होगा, इस सवाल में ऑलरेडी अनिरुद्ध जी से ले चुका हूं, लेकिन आपने कहा ये शुरुआत में आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, आपने कहा, मैं मुस्कुरा रहा था अभी, आपने कहा कि ये बेमेल गठबंधन है, तो मुझे इंडिया अलायंस की याद आ गई। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ, लेफ्ट टीएमसी एक साथ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ, सर बेमेल कौन हुआ बताइए, मुझे आप ही बता दीजिए सर। विचारधारा की, देखिए विचारधारा का फर्क है, लेफ्ट टीएमसी की विचारधारा एक है फराज जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा एक है सर। अरे सर, हमारे मुद्दे एक है, हम बोल रहे हैं हम कास्ट सेंसस कराएंगे, तो राहुल जी भी बोल रहे हैं कास्ट सेंसस कराएंगे। मैं बोल रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू अगर बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे? ये मैं बोल रहा हूं कि बेमेल गठबंधन है। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी सेंसस तो वैसे ही होना है, 2011 के बाद नहीं हुआ है सेंसस तो 2021 में ही हो जाना चाहिए था जब कोविड आ गया था। और जब सेंसस करते हैं, मैंने भी, आपको यकीन नहीं होगा फराज भाई, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मैंने भी किसी उस प्रयोजन का मैं नाम यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने भी किसी रीजन से कोई सेंसस किया था, कोई जनगणना की थी, घर घर जाकर मैंने नाम नोट किए थे, मैंने जाति धर्म सब कुछ पूछा था, किसी रीजन के लिए था, किसी सरकारी काम के लिए। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब मैं गांव-गांव जाकर किसी योजना के तहत उस फॉर्म को भर रहा था, उसमें सारी चीजें जान रहा था। जब सेंसस होगा तो ये सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये बेमेल गठबंधन और ये 5 साल नहीं चल पाएगी, इसका आधार क्या है? मैं रोहित अग्रवाल जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन आप पहले 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए फराज जी। मैंने आपको इसका सिंपल आधार बताया है कि विचारधारा मैच नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज देखिए, इस गठबंधन में जो सबसे 2 बड़े प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, वो जनता दल यूनाइटेड है और टीडीपी है। टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास माननीय होम मिनिस्टर साहब का बयान मेरे मोबाइल में, आपका टाइम वेस्ट होगा वरना मैं आपको सुना देता। उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दरवाजे बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये उनका बयान है, माननीय होम मिनिस्टर साहब के मुंह से निकला हुआ बयान है ये। और दूसरी बात ये है कि मैं, ये क्लियर है, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि एक पार्टी कह रही है मुसलमानों को आरक्षण देंगे, दूसरी पार्टी ने पूरी इलेक्शन की थीम मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ या इस चीज पर बनाई थी। तो ये जो बेमेल गठबंधन है विवेक जी, ये यहीं से निकल करके आ रहा है। आप कह रहे हैं 5 साल नहीं चलेगी, बीजेपी कह रही है इंडिया अलायंस वालों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो दिन में सपना देख रहे हैं। बड़ी बात है, 5 महीने, 5 साल की तो बात दूर है, 5 महीने नहीं चलेगी ये सब। 5 महीने। रोहित अग्रवाल जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे, आपकी बात पे आपको जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी, अरे रोहित अग्रवाल जी हमारे छोटे भाई हैं, तो जवाब नहीं देंगे क्या? ये रोहित अग्रवाल छोटे भाई हैं, टीडीपी बड़े भाई हैं, नीतीश जी तो अपने ही हैं, नीतीश सबके हैं, वो तो अपने क्या तो सबके हैं। ये इस तरह की लाइन है, वो 4-5 दिनों से बहुत सुना फराज भाई में। हो गया, मतलब और कितना फुटेज खाओगे भैया? हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, धूल की तरह उड़ती हैं अफवाहें, सच जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। तो मैं इसलिए फराज किदवई से भी कहूंगा थोड़ा सब्र करो। और ये विपक्ष की जितनी भी कुंठा है, ये विपक्ष की जितनी भी नकारात्मक राजनीति है, ये जितनी चाहें उतनी कर लें, पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये प्रीपोल अलायंस के तहत ये बहुमत मिला है। प्रीपोल अलायंस मतलब मुद्दे पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, तब अलायंस हुआ है। तो इसलिए अब ये अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। राहुल बाबा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप विपक्ष में थे, विपक्ष में हो और विपक्ष में ही रहोगे। ज्यादा उछल कूद मत मचाइए। ये प्रीपोल अलायंस के तहत गठबंधन हुआ है और सबके सब इंटैक्ट हैं, सब देश के लिए ये गठबंधन हुआ है। इसलिए भैया जनता ने आपको नकार दिया है, पुनः नकार दिया है, तीसरी बार नकार दिया है। अब कब समझोगे, किस तरीके से समझोगे? या टीवी पे बैठ के झूठ फैलाने से थोड़ी ना गठबंधन टूट जाएगा। और बेमेल गठबंधन की जो बात है, तो बेमेल गठबंधन तो उनका है जो आज समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, उनका ट्वीट जाके पढ़िए आज सुबह का। वो कहते हैं पता चल गया कौन है अखिलेश वखलेश। और अखिलेश वखलेश किसने कहा था?
कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने, जिनके बेटे मध्य प्रदेश में हार गए, नकुल नाथ जी। तो इसलिए अभी भी स्थिति ये है कि गाली गलौज जारी है पूरी तरीके से। ये होता है बेमेल गठबंधन, और बेमेल गठबंधन वो होता है कि वो वेस्ट बंगाल में जो दीदी हैं उन्होंने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के खिलाफ, जिसको ये जोड़ के अपना 234 का आंकड़ा बता रहे हैं। ये होता है बेमेल गठबंधन। और अब तो हमको ये भी कहना पड़ेगा कि भाई ये समाजवादी पार्टी की सोच पीडीपी से मिलती है क्या? क्योंकि गठबंधन तो आज पीडीपी और समाजवादी पार्टी का है। तो अगर भाई आप कहते हो कि साहब हमारे तो सारे समान विचारधारा के दल हैं, तो पीडीपी की सोच और समाजवादी पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच एक हो गई। तो ये तो इनको बताना पड़ेगा कि साहब पीडीपी की सोच रखते हो क्या आप? तो देखिए, देश के अंदर अराजकता का माहौल मत पैदा करिए, देश के अंदर सुख शांति से रहने दीजिए। अभी अभी राहुल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिना सर पैर की, जिनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो चाहते हैं देश का सारा व्यापार बंद हो जाए, सारे कैपिटलिस्ट देश से भाग जाए, सबके ऊपर जेपीसी बैठा दी जाए। भाई साहब, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को हो क्या गया है। मतलब 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई कांग्रेस। इनके जो इंडिया गठबंधन के सारे दल हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है कांग्रेस, जो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। इस बार का जनादेश रोहित भाई कमाल का था। बैठी है हमारे यहाँ बीजेपी। इस बार का जनादेश कमाल का था। बीजेपी के दफ्तर में भी जश्न मना, लड्डू बटे, कांग्रेस दफ्तर में भी जश्न मना, समाजवादी पार्टी दफ्तर में भी जश्न मना, आरएलडी के दफ्तर में भी जश्न मना, टीएमसी के दफ्तर में भी जश्न मना। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके यहाँ जश्न नहीं मना। बताइए, कमाल का जनता ने इस बार मैंडेट दिया, किसी के लड्डू बर्बाद नहीं होने दिए पब्लिक ने। तो ये तो कमाल का जनादेश रहा। असल में विवेक भाई क्या है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हालत ना पुरानी ट्यूबलाइट जैसी हो गई है। आजकल तो एलईडी हो गई है जिनमें बटन दबाओ तो जल जाती हैं, बट पुरानी ट्यूबलाइट होती थी वो 3-4 बार पहले लुक करती थी, उसके बाद जलती थी। तो उनकी स्थिति हो गई, उनकी बुद्धि लुक विजय जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय हंस प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जी, विजय हंस कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी, अनुमति नहीं मिला। रोहित अग्रवाल बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक लोगों का जो 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, 5 करोड़ लोग इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ है, उस पर एविडेंस के साथ पूरी तरीके से डेट्स बता के बात करी है। और अभी देखना 5 दिन बाद विवेक जी, अगर जयंत चौधरी जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली तो ये फिर पलट जाएंगे। फिर देखना है रोहित अग्रवाल किस साइड से यहाँ पे आते हैं। तुम्हारे लोगों की तरह नहीं है जो अखिलेश वखिलेश सुन के भी उसके बाद जुड़े रहे। अभी अखिलेश जी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है भैया कमलनाथ जी क्या हुआ अखिलेश वखिलेश, तो आपकी तरह हम लोग नहीं है। सीधी बात बताओ ना, अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली तो रहोगे? अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली तो रहोगे? समझ में ही नहीं आ रहा देश के अंदर कि जनता नकाती चली जा रही है। अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री जयंत चौधरी जी को नहीं मिली तो ये रहेंगे एनडीए में। आ रही है, परंतु आप समझने को ही नहीं तैयार हैं। बिना सरकार की बातें करते हैं, देश की कैपिटलिस्ट को गाली देंगे, कह रहे शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन होगा। भाई साहब, शेयर मार्केट की स्पेलिंग भी मुझे लगता है राहुल गांधी भूल गए हैं। वो ये भी भूल गए शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। मतलब शेयर मार्केट अगर एक बयान से अगर ऊपर नीचे होने लग जाए, और ये कह रहे हैं चुनाव का रिजल्ट पता था, किसके पास आई भी थी। अगर चुनाव का रिजल्ट किसी को पहले से पता चल जाए तो भाई साहब इससे ज्यादा बड़ा तो बात ही नहीं हो सकती है। क्या कांग्रेस को पहले से रिजल्ट पता था जब वो 2014 में चुनाव लड़ रही थी? तो क्या उसको पता था कि वो धराशायी होने जा रही है? उसको ठीक है, एक एक करके रोहित जी मैं बात करता हूं, विजय जी से मैं बात करता हूं। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, मैं बात करता हूं। विजय जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं बात करता हूं। विजय जी कुछ कह रहे हैं? ठीक है रोहित भाई, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चौधरी को कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली तो क्या वो एनडीए में रहेंगे? आप इनसे पूछ के बता दीजिए। अरे राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगी कुर्सी भाई। राहुल गांधी की कुर्सी, अरे यार जो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका तो मतलब इस बंदे ने अभी तक कोई सीधा आंसर दिया ही नहीं है। इधर उधर की बातें उठा के, कभी बाटी जी का ट्वीट, कभी ये ट्वीट, कभी वो, जो एक डेफिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद एविडेंस 3 लाख करोड़ का नुकसान। ठीक है, एक करके। विजय भाई मुझे एक बात बताइए, विजय जी भाई, अगर विवेक जी अगर जयंत चौधरी को कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली तो वो एनडीए में रहेंगे? अरे बताओ, राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री जनता ने। विजय जी लेकिन ये तो अलायंस की नेचुरल सी बात होती है। अगर इन लोगों का प्रीपोल अलायंस हुआ है तो किसी शर्त पे हुआ होगा, कुछ शर्त रही होंगी, कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा। लेकिन आपने शेयर मार्केट की गिरावट की बात की जी, आपने अपनी बात भी तो बता दें। आपने शेयर मार्केट की गिरावट की बात की। मैं एक सवाल आपसे जल्दी से पूछ लेना चाहता हूं। राहुल जी ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उस पर।
आपको पता है शेयर मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट कब आई थी? एक तो बड़ी नेचुरल सी बात होती है विजय भाई कि जब भी सरकार राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये क्रिमिनल ऑफेंस है। प्लान तरीके से लोगों को गुमराह करके प्लान तरीके से लोगों का पैसा 3 लाख करोड़ बर्बाद किया गया है। ठीक है, वो देखिए विपक्ष में है, वो विपक्ष में वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी ट्रांजिशन फेज में होती है कोई भी गवर्नमेंट, तो उस समय बाजार में हलचल होती है, शेयर बाजार गिरते हैं। 2004 में आप लोगों की सरकार बनी थी। 2004 में सुनिए मेरी बात, विजय हंस जी मेरी बात सुनिए। 2004 में नतीजों वाले दिन सेंसेक्स में 11% और निफ्टी में 12.25% की गिरावट हुई थी। आपकी सरकार बनी थी 2004 में, और ठीक 4 दिन के बाद 17 मई को, ये मैं 13 मई की बात बता रहा था, 17 मई को फिर बाजार गिरा, और बाजार गिरने का जो सिलसिला था वो उस दिन 15.5% का था और 17.5% का था। उस वक्त क्यों नहीं जांच कराई आप लोगों ने जब आप सरकार में आए? तो विवेक क्या उससे उन इलेक्शन से पहले 2004 के रिजल्ट से पहले किसी ने स्टेटमेंट दी थी कि इन्वेस्टर को 4 जून से पहले अपने पैसे लगा देनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी गिरावट 17% और 12% जोड़ दिए 30% की गिरावट थी। क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहा हूं जो राहुल, मैं आपसे ये कह रहा हूं 30% की गिरावट 2004 में 4 दिन के अंदर हुई। क्या उसकी जांच कराई थी आप लोगों ने जब आप यूपीए गवर्नमेंट में आए थे, या बस आप एक इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, राजनीतिक टूल देना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन क्लियर है, मेरा आंसर भी क्लियर है। क्या उस समय किसी लीडर ने इंटेंशनली लोगों को बोला था कि इस समय इलेक्शन रिजल्ट से पहले यहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए? यहां पे रैलीज में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इंटरव्यूज में, अमित शाह जी ने रैलीज में बोला कि 4 जून से पहले अपना इन्वेस्ट करिए, 4 जून को मार्केट छप्पड़ फाड़ बढ़ जाएगी। ये वो लोगों को बोला गया है। 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, 5 करोड़ लोगों के पैसे डूबे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं इसका जवाब लेने अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, इस पर क्या आंसर है आपका? फिर मैं एक जब ये बात उठी गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं इस पर भी आपका पक्ष जान लेना चाहता हूं। बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, एक तो ये हो रहा है कि अलायंस की बात हो रही है। हमारे ये कुछ इंडिया अलायंस के चारण चुंबक हैं, वो डेली चाहते हैं कि हम भाइयों में लड़ाई हो, झगड़े हो, और उनको बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वो साथ रह नहीं पाते। हमारे अलायंस में, एनडीए अलायंस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के नहीं आई है, नंबर 1। इनके अलायंस में, एनडीए अलायंस में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी खिलाफ चुनाव लड़ी केरल में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े। तो हर जगह पे इनका जो है बेमेल गठबंधन है। ना ये वैचारिक रूप से एक है, ना इनका क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे, बता दीजिए वीर सावरकर पर उद्धव ठाकरे क्या कहते हो, कांग्रेस क्या कहते हैं, वो अलग बात है कि उद्धव ठाकरे जी क्या जो भी विचार है संजय राउत जी के माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया, राम जाने, उन्होंने अपनी विचारधारा को किस तरीके से मटिया मेट कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ में हो सकता सुधार आ जाए, लेकिन उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा में क्या है, तो दिक्कत इनका बेमेल गठबंधन का है। लेकिन इंडिया अलायंस के चरण चुंबक जो सुबह शाम एक ही चीज का है, अरे भैया ये बिगड़े शहजादों का बोल आप बंद कर दीजिए। वो राहुल गांधी कुछ भी आएंगे, कुछ भी बोल के जाएंगे। 2004 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, 2014 से 2024 तक कांग्रेस को उतनी सीट नहीं मिली जितनी 2024 में बीजेपी को अकेले सीट मिली। जोड़ डालें 195 सीट होती है। 2014, 2019, 2024 की तीनों सीट कांग्रेस जोड़ ले अपनी 195 सीट। 1989 के बाद में इनका डाउनफॉल होता चला गया, जब 1984 में 400 उसमें लेके चले गए थे। तो बात ये, और वो भी जब राजीव गांधी जी की शहादत हुई थी, उसके बाद इनका सीट का डाउनफॉल का ये हालत है। आप 1991 में आप क्या सीट थी, 89 में क्या सीट थी, उसके बाद आज तो आपका 240 सीट तक आंकड़ा कभी नहीं पाए। आप बात कर रहे हैं सरकार बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा। हर समय एक जैसा नहीं होता है मित्र, एक जैसा समय होता है, एक जैसा सब कुछ होता है। ये सोच रहे हैं कि ये 2024 की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। अरे सुनो तो, मैं बोला नहीं, अरे बोलता नहीं हूं भाई, आपके बहुत धैर्य से मैंने सुना। मेरी आदत नहीं डिबेट में चिल्लाने की, ना किसी को इंटरप्ट करने की। 2014 ये 2024 के एनडीए है, ठीक है। ये बिल्ली के भाग से न छीका फूटेगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और ना आप 2029 राहुल जी के आरोप पे भी बोल दीजिएगा। अनिरुद्ध जी, शेयर मार्केट में गिरावट की सेटिंग बता रहे हो, शेयर मार्केट में गिरावट को सेटिंग बता रहे हो। आरोप का क्या मतलब, बिगड़े, अरे भाई
राहुल जी का क्या, वो जिंदगी में सेटिंग किए तो उनको सेटिंग ही समझ में आती है। बोफोर्स में सेटिंग किए, जीप के घोटाले में सेटिंग किए, जो सेटिंग बाज आदमी होगा उसको सेटिंग ही सेटिंग दिखेगी। नहीं, बाकी योजनाओं को लेकर जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था अनिरुद्ध जी, यूसीसी, सीए, एनआरसी का क्या होगा, अग्निवीर का क्या होगा, इस पर तो आप बैठ के आपको मंथन करना ही पड़ेगा ना। और जो नकेल कसने की और जो नकेल कसने की बात फराज किदवई कह रहे थे ना, नहीं, फराज किदवई कह रहे थे जनता ने डिसाइसिव मैंडेट तो दिया है लेकिन एक कंट्रोल डाल दिया है। भाई देखिए, वो एनडीए की 2014 में भी सरकार थी, 2019 में भी सरकार थी, एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए लेड गवर्नमेंट। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो सारे एनडीए मित्रों को सपोर्ट लेटर देना पड़ता है। एनडीए लेड गवर्नमेंट थी। इनको तो क्या है कि ये समाजवादी पार्टी में भी तो हमारे मित्र बोल रहे थे, अखिलेश वखिलेश कौन कहा था, कमलनाथ, एक दूसरे के साथ लड़ाई की समीक्षा होगी ना भाई। मैं विवेक जी ऐसा है कि जरूरत पड़ने पे जो चीजें जैसी होती वो आपस में एक सामूहिक निर्णय होता है। हम प्रीपोल अलायंस में थे, हमारे कुछ मुद्दे थे। अब हर मुद्दे टीवी डिबेट पे नहीं बताए जाते हैं या हर चर्चा टीवी डिबेट पे नहीं किया जाएगा। बड़े लीडर आपस में तय करते हैं मुद्दे, उसी पे उनका एक सेट होता है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, एक लीडर हमने तय किया। अब यह है कि कुछ इंडिया अलायंस के चरण चुंबक होते हैं, वो चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी का जवाब ले रहा हूं। या कहीं न कहीं आप लोग कह रहे हैं कि मिल बैठकर बातचीत की जाएगी, जो भी योजना है, जो भी बातें आगे मोदी सरकार 3.0 में होगी। प्रेम कुमार जी का रिएक्शन, प्रेम कुमार जी। परिवार में तो ऐसे देखिए, पहले सरकार तो बना लें, मंत्रिपरिषद का बंटवारा तो कर लें, स्पीकर तय कर लें, एनडीए का संयोजक तय कर लें। अभी सरकार बनने और अब के बीच में बहुत कुछ होना बाकी है। और अब जो घटक दल हैं, घटक दल की बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो ये 3-3 दिन का जो आप ये अल्टीमेटम देते हो ना, ये 3-3 दिन का अल्टीमेटम देना बंद कर दो। अब क्या करो, सीधे 2029 वाली बात किया करो, क्योंकि 3 दिन बाद फिर से आपको इसी टीवी पे बैठना है हमारे साथ और फिर से आप रोहित जी सुन लेते हैं, प्रेम कुमार जी को सुन लेते हैं। रोहित जी एक सेकंड। मैंने नहीं, जयंत चौधरी जी ने कहा है कि वो एनडीए में आए हैं नीतीश कुमार जी के कारण, नीतीश कुमार जी के को आदर्श मानते हैं और उनके कारण आए हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या? क्योंकि मतलब? नीतीश कुमार जी एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ और आगे वो पूरा ओपन रखे हुए हैं। कभी एनडीए में जाते हैं, कभी इधर आते हैं। बिहार में वही पॉलिटिक्स अब वो नेशनल लेवल पर भी ला सकते हैं। तो जाहिर बात है कि जयंत चौधरी जी जहां जाएंगे नीतीश कुमार जी वहीं भी वो भी जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए बोलने में। कल आपको कुछ दूसरा भी बोलना पड़ सकता है। तो ये परिस्थिति है। सर, जनता ने एक जिम्मेदारी दी है एनडीए के घटक दल को कि आप सरकार में जाएं, तो वो बातें जो एक तरफा करती है, जैसे मनोज लाल बन्नू को स्क्रीन पर लेकर आए। रोहित, एक सेकंड, प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। जैसे यूसीसी, जैसे अग्निवीर, जैसे एमएसपी, किसान का मुद्दा, भैया जयंत चौधरी जी को बोलना पड़ेगा एमएसपी के बारे में। चुप्पी से काम नहीं चलेगा, जनता खदेड़ेगी अगर एमएसपी पर चुप रहेंगे। ये जिम्मेदारी दी गई है आपको कि आप एनडीए सरकार में या इंडिया गठबंधन सरकार में, किसी सरकार में जाइए, आपको बोलना पड़ेगा एमएसपी के बारे में, जनता के बारे में। ये जिम्मेदारी छोटे दलों को मिली है और ये बहुत अच्छा जनादेश है। एक पार्टी को मन मुताबिक तानाशाही सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। इसलिए ये अब टीवी पर लड़ने का समय खत्म हुआ, जिम्मेदारी का समय शुरू हुआ। मैं इस बात से कंप्लीटली सहमत नहीं हूं। गठबंधन की सरकार बैसाखी की सरकार हो जाती है। गठबंधन की सरकार में फैसले जो होते हैं वो कड़े फैसले, मजबूत फैसले लेने में दिक्कत आती है। गठबंधन की सरकार में आप फैसलों के बाद आपको तुष्टीकरण और पुष्टिकरण दोनों करना होता है। नहीं, आप ही की बात को मैं आपको बताता हूं। गठबंधन की सरकार में सबकी सहमति लेकर के चलना पड़ता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप सहमति आप बोलते होंगे, जनता का प्रेशर बोलते हैं। मैं अगर बोलूं, जनता का प्रेशर लेना पड़ेगा। नहीं सर, वो जनता का प्रेशर नहीं होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का पुष्टिकरण होता है। वो पुष्टि कहाँ क्यों होती है? अग्निवीर को इंदिरा गांधी अगर आयरन लेडी के नाम से जानी गई तो उनको फुल मेजॉरिटी मिलती थी, जिसकी वजह से वो बड़े फैसले कर पाती थी।
कोई जरूरत नहीं। क्लियर मेजॉरिटी की सरकार की अपनी ताकत होती है सर। मौजूदा मैंडेट को आप अच्छा बता रहे हैं तो मैं इसका जवाब ले लेता हूं मनोज लाल मनु का, रोहित अग्रवाल जी का, लेकिन क्लियर मैंडेट की सरकार से बेहतर जनता। जी देखिए, जनता का जो फैसला है जिसमें जनता की चले, घटक दल चाहे एमएसपी की बात उठाए, चाहे अग्निवीर की बात उठाए, चाहे किसी घोटाले की जांच करने को कहे, ये जो है जनता की इच्छा होती है। ऐसा नहीं होगा कि एनडीए सरकार। ठीक है, जल्दी से रोहित अग्रवाल जी का जवाब ले लें, क्योंकि आपने डायरेक्ट रोहित अग्रवाल जी को बोला। उसके जेडीयू नेता मनोज लाल मनु, फराज किदवई और विजयान जी के पास जा रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी जल्दी से। हाँ, मुझे लगता है विवेक जी, इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनकी तकलीफ और उनकी मानसिकता आप इससे समझ सकते हैं कि उनको लगता है अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो वो राजतंत्र आ जाता है, क्योंकि ये लोग जब पूर्ण बहुमत की सरकार, रोहित जी और फराज किदवई को स्क्रीन पे लेकर आइएगा जल्दी से। हाँ। और अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और कोलिशन की गवर्नमेंट है, वो जनता की सरकार होती है, तो भाई साहब हमें कोलिशन गवर्नमेंट ही हमेशा चाहिए और जनता की सरकार ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सिर्फ जनता की सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करना और राजतंत्र अपने आप को समझना राजा, जो कांग्रेस ने पिछले 55 साल में समझा, मुझे लगता है इसी ने आज देश को इस गर्त पे ला दिया है कि आज रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना पड़ रहा है सरकारों को। अगर 55 साल में कांग्रेस ने काम किया होता, उसने खाली अपना पोषण ना किया होता, जनता का पोषण किया होता, तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। तो इसीलिए आज इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से, और बौखलाहट इतनी है कि वो विपक्ष में बने रहने का जश्न मना रहे हैं कि हमको विपक्ष का बहुमत मिल गया, हमको हम नेता प्रतिपक्ष चुन पाएंगे। भाई साहब, नेता प्रतिपक्ष चुनना आपके लिए लोकतंत्र में एक अच्छी भूमिका है, समझना क्यों नहीं चाहते हो आप? अब नेता प्रतिपक्ष चुनो और नेता प्रतिपक्ष चुनने में लड़ाई मत करना। फराज किदवई कहीं कहने लग जाए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को बनाओ, तो आफत हो जाएगी, पता लगा नई आफत खड़ी हो जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष आराम से चुन लो कि हाँ साहब वो नेता प्रतिपक्ष चुन पाओ, यही आपके लिए बेहतर है। आप जनता के मुद्दों पे तो आपने काम किया नहीं है, जनता ने आपको नेता प्रतिपक्ष कैसे चुना जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं रोहित जी। नेता प्रतिपक्ष चुनने में क्या चुनौती आएगी? कांग्रेस पार्टी कह रही है, खबरें भी आ रही है कि राहुल गांधी एलओपी हो सकते हैं। मनोज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास ठीक फराज किदवई जी के पास। फराज किदवई जी, एलओपी कैसे चुना जाएगा? क्या एलओपी के ऊपर भी अब तोड़ फोड़ और गठजोड़ होगा? देखिए विवेक जी, एलओपी कैसे चुना जाएगा ये चवन्नी से पूछने की हम लोग को जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि रोहित भाई ये बोल रहे थे कि हम लोग अपोजिशन में थे, हैं और रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पिछलग्गू थे, पिछलग्गू हैं और पिछलग्गू रहेंगे, क्योंकि चरण सिंह जी की जो पार्टी थी वह सिद्धेश चरण सिंह जी की पार्टी जो थी, और कटोरा ही रहेगा। और अपना कटोरा खोलो, उसी में चवन्नी डाल देता हूं फराज किदवई। जो नॉनसेंस बातें करते हो ना, इसीलिए जनता आपको नकारती चली जा रही है। इसीलिए आप विपक्ष में थे, विपक्ष में हो और विपक्ष में ही रहोगे, क्योंकि आपके मुद्दे जनता के हैं नहीं। आप सिर्फ अराजकता फैलाना जानते हो, गुंडों की सरकार बनाना चाहते थे आप, जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने आपको कूड़े का ढेर बना के छोड़ दिया है। आप 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद भी विपक्ष में थे, विपक्ष में हो और विपक्ष में ही रहोगे। ये बात तो सही है फराज भाई, 37 सीट लेके आप विपक्ष में और रोहित भाई 2 सीट लेके अब सेंट्रल में जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। फराज किदवई जी कहिए, अरे विवेक भाई इनसे बोलिए कि आपके चैनल में कम से कम हाईजैक ना करें। समझ नहीं आया कि आपके नेता को पटक दिया गया। आपने आग देखिए आग तो आपने ही लगाई फराज भाई, नहीं आग तो आपने ही लगाई। अब कह रहे हैं, अब आप स्टाइल मार के कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा डिबेट। आपने उकसाया रोहित जी को, आपने उकसाया रोहित जी को, उसके बाद आप मजे ले रहे हैं। अब आप मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। फराज किदवई जी को, मनोज लाल मनु को स्क्रीन पे लेकर आए। रोहित जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हैसियत नहीं है, नगर पालिका जीत लेगी जयंत चौधरी के अकेले, या तो हमारे साथ आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू होंगे। हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि नगर पालिका फराज किदवई को, रोहित अग्रवाल जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फराज किदवई जी और मनोज लाल मनु जी को स्क्रीन पे लेकर आइए जल्दी से, एक करके। भैया हमारे डिबेट में भद्रता मत कीजिए, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। हमारा डिबेट बहुत लोकप्रिय है। फराज किदवई जी सुनिए, मुद्दों पर आई लाइव पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हैसियत हो जयंत चौधरी की तो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़के अकेले देखे, औकात समझ में आ जाएगी कि कौन चवन्नी है कौन चवन्नी नहीं है। बातें करते हैं यहाँ पर बड़ी बात करके लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की, मतलब की बात मत कीजिए। आप नगर परिषद अध्यक्ष की बात करते हैं,
जयंत चौधरी लोकसभा जीत कर चले आए हैं, पहले लोकसभा का जीत कर चले आए हैं, और आप किस मुंह से बोलते हैं? अरे आप किस मुंह से बोलते हैं? जिस कांग्रेस ने आपको कौन अखिलेश बात तक कर दिया, उस कांग्रेस के पैर पर आप गिरते हैं, यही आपका है क्या? नहीं, यही आपकी है क्या? नहीं, मिर्ची नहीं, आपने बताइए। अरे क्या कहा था कांग्रेस आपको? कमलनाथ ने क्या कहा था? नहीं, फराज किदवई जी, मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी एक सेकंड। फराज किदवई जी ठीक बात ही तो कह रहे हैं। आपके माननीय सर्वोच्च नेता अखिलेश जी की बेइज्जती की कांग्रेस के एक नेता ने, फिर भी आप लोगों ने अलायंस किया ना, तो वही सवाल बोल रहे हैं मनोज जी। रोहित जी मैं एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। देखिए एक सेकंड रोहित जी एक सेकंड आ रहा हूं। देखिए मैंने सबसे हाथ जोड़कर कहा है कि अभद्र भाषा और इस तरह की टिप्पणी ना की जाए। मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के पास रोते हुए आए थे, अगर उनकी जान ना बचाई होती उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के। अरे रोते हुए तो जयंत चौधरी टहल रहे हैं, कभी बीजेपी में कभी हमारे पास। अरे भाई साहब हमारे देखिए मैंने फराज जी से सवाल पूछा, फराज जी को और मनोज लाल मनु को स्क्रीन पर लेकर आइए 3 मिनटों में जी। फराज किदवई जी आपका जवाब। फराज किदवई जी जल्दी से आपका जवाब, फिर मनोज जी के पास जा रहा हूं। फराज किदवई जी देखिए, मेरा जवाब सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया में तो खैर छोड़िए, खासकर उत्तर प्रदेश में मैंडेट खो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछली बार 4.5 लाख से बनारस में इलेक्शन जीते थे, इस बार उनका जीत का मार्जिन सर आपके कुल मिला के उतनी सीटें नहीं है जितनी सिर्फ बीजेपी के पास है। ये तो मैंडेट ही है ना सर। उत्तर प्रदेश में एनडीए की उतनी सीटें नहीं है। ये आप लोग 400 के चश्मे से बाहर ही नहीं आ पाए, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए विवेक जी, ये ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी देखिए विवेक जी, मेरा ये कहना है कि ये आज के बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा है कि हमारा ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, ये जो सरकार बना रही है, वह सरकार इन लोगों के अनुसार, कि कोई कह रहे हैं कि 5 महीना में गिर जाएगा, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो वो लोग अपने कान खोल कर सुन ले कि ये पूरे 5 साल के लिए देश की जनता ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है, पूरे 5 साल तक चलेगा। और ये चलाने का जो अनुभव है, नरेंद्र मोदी जी के ये बोलते हैं कि इनको चलाने का अनुभव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को शुरू में देश चलाने का भी अनुभव नहीं था, और उन्होंने 10 वर्ष तभी तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये 5 वर्ष में पूरी तरह। चलिए भैया, गठबंधन के दलों ने इंडिया डेली लाइव पर क्लियर कर दिया कि 5 साल की सरकार बनी है, 5 साल की सरकार चलेगी।